हेलो एवरीवन। अब हम पाश्चात्य विचारकों में जीन जैक्स रूसो, जिन्हें प्राकृतिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है या प्राकृतिक शिक्षा के पर्याय के रूप में जाना जाता है, की विचारधारा का अध्ययन करेंगे। जीन जैक्स रूसो, जो कि जिनेवा शहर में इनका जन्म 28 जून 1772 को हुआ था और ये घड़ी बनाने वाले एक सामान्य व्यक्ति के घर में इनका जन्म हुआ था। तो देखा जाए तो ये एक सामान्य बैकग्राउंड के व्यक्ति थे और ये 10 वर्ष की उम्र में बोसी नाम की पाठशाला में इनका प्रवेश कराया गया। उस समय जिनेवा में जो पाठशालाएं चलती थी, स्कूल चलते थे, उनमें से एक थी बोसी, जहां पर कि इनका एडमिशन दिया गया, इनका प्रवेश कराया गया प्राथमिक शिक्षा के लिए। लेकिन प्राथमिक शिक्षा के कुछ ही समय बाद एक झूठे आरोप के कारण इनको कठोर सजा काटनी पड़ी। इस बात का इनके हृदय पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि इनको ये लगा कि समाज में ऐसा कपट और छल भी है जिसमें कि व्यक्ति अपने कार्यों के पूर्ति के लिए दूसरे को बलि का बकरा बनाता है या दूसरे को प्रभावित भी करता है। इसके बाद ये सजा काटने के बाद रूसो जी 4 वर्ष तक एक शिल्पकार के पास काम करते रहे, एक अप्रेंटिस वर्कर के तौर पर काम करते रहे अपनी जीविका कमाने के लिए। इसके बाद 25 वर्ष की अवस्था में जब इनको लगा कि इस तरीके से काम करने के बावजूद भी इनको अध्ययन करना ज़्यादा उचित रहेगा, तो इन्होंने 25 वर्ष की आयु में अध्ययन प्रारंभ किया और 1750 में इन्होंने लेखन प्रारंभ किया। इनकी कुछ बुक्स पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन बुक्स के बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मैन, यहां पर ही इन्होंने इस बात को बताया है। ये 1755 में पहली बुक पब्लिश हुई है। इस बुक में इन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से इंसान के बीच में असमानता खुद पैदा करता है। यानी ये भगवान की बनाई असमानताएं नहीं है, ये जो डिस्टिंक्शंस हैं, डिफरेंसेस हैं, ये इंसान के द्वारा क्रिएट हैं। यहीं पर इन्होंने कहा था कि इंसान जन्म स्वतंत्र लेता है, लेकिन हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, या परम पिता के हाथ में हर चीज पवित्र होती है, सांसारिक चीजों के संपर्क में आकर के उसमें दोष आ जाता है। उसके बाद न्यू हेलियोस नाम से 1761 में इन्होंने इमेजिनेशन में एक अपने एरिया को डेवलप किया था, जिसपे इन्होंने अपने एजुकेशन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बताने की कोशिश की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, एक ऐसी पुस्तक है जिसमें इन्होंने 1762 में बहुत ही प्रभावी तरीके से समाज के स्तरीकरण को करते हुए शिक्षा किस तरीके से व्यक्तियों के विकास में सहायक हो सकती है और कैसे व्यक्ति का विकास करेगी, इस बात पर इन्होंने शैक्षिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को जोड़ते हुए ये पुस्तक लिखी। मास्टर स्ट्रोक इनका एमील है, ये आपको याद रखना है। 1762 में एमील एक कैरेक्टर है, एक बॉय है जो रूसो जी ने अपने आप से इमेजिन किया है, और एमील को कैसे वो एजुकेट करेंगे इस विषय पर इन्होंने पूरी अपनी व्यवस्था रखी है। एमील के जन्म से लेकर के एमील की मृत्यु तक इन्होंने पूरी घटनाएं क्रमवार इस पुस्तक में दिखाई हैं। कुल मिला के एमील की जीवनी है ये एमील 1762 की पुस्तक। इसी में इन्होंने बाद में सोफी नाम की एक एमील की फीमेल फ्रेंड का विकास किया है, इमेजिन किया है ये कैरेक्टर, और इसमें इन्होंने इसे एमील की पत्नी के रूप में भी बताया है। लेटर ऑन इन्होंने कन्फेशन 1770 में जो संस्वीकृतियां हैं इसको पब्लिश किया है, और 1773 में इनकी मृत्यु के बाद, मृत्यु से ठीक पहले, क्योंकि 2 जून 1778 को इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये इन्होंने एक पुस्तक अब 1773 में जस्ट बिफोर डेथ लिखी है, और ये इनका स्वान सॉन्ग माना जा सकता है और ये इनकी क्रिएशन मानी जा सकती है। इनके शैक्षिक दर्शन को अगर देखें तो इन्होंने शैक्षिक विचारधारा में ज्ञान मीमांसा, जो इनकी तत्व मीमांसा है कि दुनिया में मनुष्य खराब हुआ है, मनुष्य दुनिया में खराब हुआ है, दुनिया से पहले मनुष्य अच्छा था, ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है, इस विषय को ये भी मानते हैं। ज्ञान मीमांसा में कहते हैं प्रकृति ही निर्माता और संहारक है। इन शॉर्ट इन्होंने दबे शब्दों में प्रकृति को ही भगवान माना है। इनके अनुसार ईश्वर कोई दूसरी चीज नहीं, प्राकृतिक नियमों का एक समुच्चय है जिसको कि दुनिया को रेगुलेट करना है।
आचार मीमांसा में प्राकृतिक नियमों का पालन मनुष्य को ईश्वर के नजदीक ले जाता है। इनके अनुसार वो व्यक्ति सुखी रहता है जो प्राकृतिक सामंजस्य में रहता है और प्राकृतिक जीवन जीता है। तो ये इनकी शैक्षिक दर्शन थी। अब शैक्षिक दर्शनों में शैक्षिक ज्ञान दर्शन जो जीवन दर्शन था, और शैक्षिक दर्शन में इन्होंने कहा है कि बच्चे को इंसान बनने दो, बनाओ नहीं, आप कोशिश मत करिए। यहां इन्होंने इसी बात को निषेधात्मक शिक्षा के रूप में भी विकसित किया है। निषेधात्मक शिक्षा कौन सी शिक्षा है? इस शिक्षा में इन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की है कि अगर हम किसी व्यक्ति को शिक्षा देते हैं, मैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसे कुम्हार जब घड़े को बना लेता है और पकने के पहले तक वो घड़े को पूरी तरीके से आकार दे चुका होता है, लेकिन वो उसमें पानी भरने का काम नहीं करता क्योंकि घड़ा अभी पानी रोकने के लायक नहीं हुआ है। जब उसे आग में पका लेता है तब उसमें पानी भरने का प्रयास करता है। रूसो महोदय के अनुसार भी हमें बच्चे को शिक्षा देने से पहले उसके उस अंग का विकास हो जाने का इंतजार करना है। तब तक उसे शिक्षा नहीं देने की कोशिश करनी है जब तक कि उसके उस अंग का विकास ना हो जाए। यानी बच्चा जब तक अपने मस्तिष्क का विकास ना कर ले तब तक उसे किसी तरीके की बाहरी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट रूसो जी का निषेधात्मक शिक्षा के रूप में जाना जाता है। इस शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने कुछ नियम बताए हैं। इन्होंने कहा समय मत बचाओ, ये मत कहो कि बच्चा बड़ा हुआ जा रहा है, समय छूट रहा है, समय बचाने की कोशिश मत करिए। दूसरी चीज इन्होंने कहा पुस्तकीय ज्ञान के पीछे मत भागो। बच्चे को 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मत सिखाओ, वो खुद जान जाएगा। आप उसे याद मत कराइए, बच्चे को बनने दीजिए, बनाइए मत। तीसरी चीज आदतों का निर्माण नहीं, बच्चा खुद देखेगा उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप उसके निर्माता नहीं हैं, उसका निर्माता प्रकृति है। और औपचारिक अनुशासन नहीं, बाह्य अनुशासन बिल्कुल नहीं, बच्चे को फ्री छोड़ें। हाँ, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बच्चे को एक माहौल देने की कोशिश करनी है, अन्यथा बच्चे को और कुछ नहीं करना है। सामाजिक नैतिक शिक्षा की प्रमुखता नहीं, इस शिक्षा के ये पक्ष में नहीं थे। तो इस तरीके से रूसो महोदय ने निषेधात्मक शिक्षा का एक अपना कॉन्सेप्ट दिया है। शिक्षक को शैक्षिक दर्शन के तौर पर इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे को अकेला छोड़ दो और प्राकृतिक मानव बनने दो, उसे ग्रो होने दो, बढ़ने दो, उसे सभ्य मानव बनाने का प्रयास मत करो। यानी बच्चे के अंदर जबरदस्ती कुछ क्रिएट करने की कोशिश ना करो। कुछ शिक्षा के कार्य में इन्होंने कहा है, अपने शिक्षा के कार्य को इन्होंने एमील नामक पुस्तक में, मैंने पहले ही बताया है, सारे विचार रखे हैं। और इन्होंने कहा है पुस्तकें ज्ञान नहीं बातें करना सिखाती हैं। इनके अनुसार पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, वो केवल तर्क वितर्क करना बताता है। शिक्षा का कार्य मनुष्य को वास्तविक रूप से मनुष्य बनाना है, इंसान बने, ये शिक्षा का प्रमुख कार्य है। तो इनके अनुसार व्यक्ति का संपूर्ण विकास या व्यक्ति को पूरी तरीके से एक अच्छा मानव बनने का प्रयास कराने का काम शिक्षा करती है। पाठ्यक्रम का जो इन्होंने चयन किया है, इन्होंने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तरुणावस्था, अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार, आवश्यकता अनुसार जिन चीज़ों को पढ़ाने की जरूरत है, जैसे शैशवावस्था में इन्होंने खेलकूद के माध्यम से शिक्षा की बात करी है। और उसके बाद इन्होंने जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया है, ये सांसारिक विषयों की शिक्षा भी देने की बात करते हैं, लेकिन उम्र के अनुसार चयन करना होगा। यहाँ पर शिक्षण विधि में इन्होंने कहा है प्रत्यक्ष अनुभव, करके सीखना और खेल खेल में सीखना। इन 3 माध्यमों से बच्चे को बताने की कोशिश करो। बाकी बच्चे को किसी तरीके से ज्ञान देने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। अनुशासन के पूरी तरीके से खिलाफ थे। इनका कहना था बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दो, उसकी स्वतंत्रता के समर्थक थे। इन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि बच्चा अगर कमरे की खिड़कियों के कांच तोड़ता है तो उसे तोड़ने दो, जब ठंड आएगी वो सिकुड़ेगा ठंड से, तो उसे इस बात की शिक्षा प्रकृति दे देगी कि उसे कांच नहीं तोड़ने चाहिए थे। यानी ये कह रहे हैं कि प्रकृति जो दंड देगी वो दंड बच्चे को मिलने दो, बाकी तुम अपनी तरफ से कोई दंड मत दो। बाह्य नियंत्रण का अभाव और दंड का विरोध इन्होंने किया है। प्राकृतिक दंड यानी जो बच्चा गलती करेगा उसका परिणाम तो उसे मिलेगा, वो प्रकृति देगी, उसके लिए इन्होंने कहा इंतजार करें, बाकी दंड ना दें।
और स्त्री शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कहा है कि स्त्री और पुरुषों को समान शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि स्त्रियां गृह शिल्प और घरेलू कार्य के लिए रहती हैं, तो उन्हें घरेलू कार्य और गृह शिल्प कार्यों की शिक्षा प्रधानता तौर पर दी जानी चाहिए। इन्होंने एमिल में ही एक सोफी नाम का लेडीज कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर क्रिएट किया है और बताया है कि वो एमिल की पत्नी होगी और कैसे उसकी शिक्षा व्यवस्था वो शुरू करेगा, ताकि वो एमिल को आगे चल करके सामाजिक जीवन में सहयोग दे सके। तो इस तरीके से जीन जैक्स रूसो जी प्रकृतिवाद के समर्थक थे, जो बच्चे को खुद से शिक्षित होने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। बच्चे को बाह्य शिक्षा ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।